नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि कोविड में अनाथ हुए 640 बच्चों को आज से वात्सल्य योजना का लाभ मिलेगा। इन बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे खातों में सरकारी आर्थिक सहायता मिलेगी। दरअसल प्रदेश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने काफी कहर बरपाया। कई बच्चे अनाथ हो गए जो अपने माता पिता या दोनों में से किसी एक को खो चुके हैं। विभाग की ओर से इस तरह के अब तक 2311 बच्चे चिन्हित कर लिए गए हैं, लेकिन फिलहाल 27% बच्चों को ही वात्सल्य योजना का लाभ मिलेगा। जिलाधिकारियों की ओर से इन बच्चों के सत्यापन का काम पूरा कर लिया गया है, जबकि चिन्हित किए गए अन्य बच्चों के सत्यापन की प्रक्रिया अभी चल रही है। इसी के साथ विभागीय सचिव ने कहा कि जैसे जैसे सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होती रहेगी, चिन्हित किए गए अन्य बच्चों को भी योजना का लाभ मिलने लगेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सरकार की ओर से योजना का दायरा बढ़ाते हुए कोविड के अलावा अन्य बीमारियों से माता पिता या दोनों में से किसी एक की मौत पर अनाथ हुए बच्चों को भी योजना का लाभ दिया जा रहा है। कैबिनेट मिनिस्टर श्री गणेश जोशी जी, जो आरक्षण है उसमें भी उन बच्चों के लिए स्थान उनको मिलना चाहिए, क्योंकि माँ बाप नहीं होने के कारण से वो परेशानियों में अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, अभाव में जीवन को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए सरकार उनको उसमें भी बढ़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेगी। होंगी उसके अनुरूप जो है हम लोग निर्णय लेंगे। अभी हमने जो है एक प्राइमरी रूप से ऐसा किया है कि इतनी आवश्यकता उनके परिवार को चलाने के लिए घर में राशन इत्यादि की व्यवस्था हो जाए, अन्य व्यवस्थाएं हो जाए, उसके लिए हमने व्यवस्था की है। इतना समय समय पर और जैसी जरूरत होगी उन बच्चों के लिए करेंगे। मैं अपने बच्चों की बुआ की भूमिका में उन बच्चों का संरक्षण रखूंगी। इसके साथ साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मामा की भूमिका में जो है इन बच्चों की संरक्षण रखने की बात कही है। तो बहुत बड़ा दिन है। ये बच्चे किसी भी प्रकार से अपने आप को अकेला ना समझे, ये बच्चे किसी भी प्रकार से अपने आप को असहाय न समझे। ये बच्चे हर प्रकार से सरकार जो सहारा दे सकती है, एक अभिभावक की भूमिका के रूप में, सरकार बुआ के रूप में भी और सरकार मामा के रूप में भी और सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो अंत्योदय की जो उसकी परिकल्पना है उसके रूप में भी हर प्रकार से इन बच्चों को संरक्षित करने का काम कर रही है। वहीं कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के उत्थान के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 3000 रुपए की आर्थिक सहायता के साथ ही भरण पोषण के लिए खाद्यान्न, शिक्षा और स्वास्थ्य की भी सुविधा मिल सकेगी। इसी कड़ी में प्रदेश के कई जिलों में चिन्हित बच्चों का चयन यहां पर किया गया है और इसका लाभ उन्हें दिया गया। आपके सामने दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर टिहरी जिले की है, जहां जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित की गई। वहीं 249 बच्चों में से 137 का सत्यापन किया जा चुका है। इनका ज्वाइंट बैंक खाता नंबर भी जिला प्रोबेशन अधिकारी की ओर से प्राप्त कर लिया गया है। सोमवार को योजना के शुभारंभ के मौके पर जिले के 104 बच्चों को 3000 रुपए की धनराशि डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की गई। वहीं दूसरी तस्वीर आपके सामने ऋषिकेश की है, जहां वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके लिए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल तहसील परिसर पहुंचे और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे। इस दौरान उप जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि ऋषिकेश में योजना का लाभ लेने के लिए 57 आवेदन आए हैं। इनमें से 35 आवेदन स्वीकार किए गए हैं। आपको बता दें कि 35 लाभार्थियों के खाते में जनपद से डायरेक्ट लाभ राशि आज ही ट्रांसफर की गई। कोरोना की महामारी में हमारे बहुत से लोग, हमारे परिजन, हमारे प्रियजन आज हमसे रुखसत कर गए और मेरी विधानसभा क्षेत्र के बहुत से लोग जिस प्रकार से आज दुनिया में नहीं है, पहले तो मैं इनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। और सरकार ने बड़ी गंभीरता दिखाते हुए उनके लिए एक वात्सल्य योजना का घोषणा की थी। आज उसका शुभारंभ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देहरादून उसका शुभारंभ किया। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पे शुभारंभ कर रहा हूँ और जो हमारे लाभार्थी वो लोग हैं उनको इसका लाभ किस प्रकार से मिल सके, ये मैंने यहाँ पे अभी इसको शुरुआत की है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के बीच चल रही सोशल मीडिया की जंग अब नया रूप लेती हुई नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर दोनों की जंग अभी भी जारी है और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी और हरीश रावत इस जुबानी जंग में आमने सामने हैं। इसी सोशल मीडिया की जंग पर हमारे संवाददाता सुरेंद्र ढाका ने बीजेपी सदस्यता अभियान के प्रमुख वीरेंद्र सिंह बिष्ट से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत में एक बहस चल रही है नमाज की छुट्टी को लेकर। बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट हमारे साथ है, हम उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। आप ये बताइए, जिस तरह हरीश रावत और बलून जो आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनमें जंग चल रही है, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे काफ़ी सक्रिय हैं वो दोनों नमाज की छुट्टी को लेकर। देखिए, हरीश रावत जी को तो झूठ बोलने की आदत है और हरीश रावत जी एक विषय को छोड़ के फिर दूसरा विषय लपक लेते हैं। जहाँ तक हमारे अनिल बलूनी जी का प्रश्न, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं,
उन्होंने बहुत सही कहा है और उन्होंने प्रमाण भी दिया है कि हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जुम्मे की छुट्टी के लिए ऐलान किया था कि हम जुम्मे की छुट्टी देंगे, और आज उस बात से वो मुकर। तो ये हरीश रावत जी की फितरत रही है। हरीश रावत जी किसी एक विषय को लेकर आगे बढ़ते नहीं हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, और राज्य की जनता अब कहीं भी उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। एक बड़ा सवाल और है, उन्होंने हरीश रावत ने भी एक आपके जो राष्ट्रीय नेता हैं उनकी कई की फ़ोटो टोपी लगी हुई और उस तरह की फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, तो कह रहे हैं हरीश रावत जरा इसे भी पहचानिए कौन है। देखिए, हरीश रावत जी तो टोपी पहनाते रहते हैं, वो खुद भी टोपी पहनते हैं, दूसरों को भी टोपी पहनाते रहते हैं। जिस टोपी की वो बात कर रहे हैं वो फेक न्यूज़ है। उसको देश के समाचार पत्रों ने भी और उस समय ट्विटर ने भी, दूसरे लोगों ने भी कहा इसको फेक न्यूज़ थी, और प्रमाणित भी हो गई वो फेक न्यूज़ है, बनाई हुई न्यूज़ है। उसको हरीश रावत जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक प्रश्न है हरीश रावत जी का, तो मैंने कहा कि वो गुमराह करते हैं लोगों को, लेकिन जनता जानती है कि कौन किसको टोपी पहना रहा है और किसने क्या टोपी पहनी है। तो हरीश रावत जी इसी तरीके की राजनीति करते हैं, और ऐसी राजनीति करके वो सोच रहे हैं कि उत्तराखंड के लोगों को गुमराह करेंगे और सत्ता का सपना देख रहे हैं, लेकिन सत्ता उनसे बहुत दूर है और कहीं भी वो सत्ता के नज़दीक नहीं पहुंचने वाले। ये थे बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट, जिन्होंने साफ कर दिया है कि हरीश रावत झूठी राजनीति कर रहे हैं और वो भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ सुरेंद्र ढाका, जनतंत्र टीवी। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत सोमवार को मौन उपवास पर रहे। हरीश रावत ने जागेश्वर धाम में पुजारियों के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ देहरादून में अपने आवास पर मौन उपवास रखा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आंवला से बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप पर जागेश्वर धाम में शनिवार को मंदिर समिति के प्रबंधक भगवान भट्ट और पुजारियों से गाली गलौज और अभद्रता करने का आरोप है। हालांकि भगवान भट्ट की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने धर्मेंद्र कश्यप, उनके साथी मोहन राजपूत और सुशील अग्रवाल के खिलाफ मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 और गाली गलौज अभद्रता करने पर धारा 504 के तहत प्राथमिक की दर्ज कर ली है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य सरकार से कर्मचारियों की मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राज्य के सभी कर्मचारियों के फ्रीज डीए को सरकार रिलीज करे, पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे को 4600 करने और कई विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों को दूर करने की भी मांग की गई। साथ ही अतिथि शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी के शासनादेश पर भी सरकार कोई ठोस पहल नहीं कर रही। इसके अलावा कई और मुद्दों को लेकर भी गणेश गोदियाल ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। जानते हैं कि जब ये महामारी हमारे देश में इस महामारी ने प्रवेश किया तो उस महामारी के प्रकोप से सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा। ये निश्चित है कि सरकार की आमदनी पर भी प्रभाव पड़ा और उस आमदनी से जो कमी आई उसमें सरकार ने आर्थिक मैनेजमेंट की कोशिश की होगी। तो केंद्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर उस समय तमाम ऐसी कोशिशें की गई कि खर्चे कम किए जा सके। सरकार के मंत्रियों ने, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने और राज्य के मंत्रियों ने अपने खर्चों में कोई कमी नहीं की, लेकिन कर्मचारियों के डीए को फ्रीज कर दिया। वहीं हरिद्वार के नवनियुक्त जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने चार्ज ले लिया है। चार्ज लेने से पहले विनय शंकर पांडे ने हरिद्वार में हर की पैड़ी, दक्ष मंदिर और माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना किया। आपको बता दें कि रोशनाबाद के मुख्यालय पर अधीनस्थ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान विनय शंकर पांडे ने कोरोना की तीसरी लहर से बचाव और हाल ही में खुले स्कूलों में कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कराना अपनी प्राथमिकता बताई। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हरिद्वार जिले में 100% वैक्सीनेशन कराना भी उनकी प्राथमिकता है। ये आज एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरिद्वार में मैंने अपना कार्यभार ग्रहण किया है और हरिद्वार के महत्व के बारे में सभी अच्छी तरह से भली भांति परिचित हैं कि एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और साथ ही साथ यहाँ पर माँ गंगा का बहुत ही पवित्र स्थान माना गया है। जो जनरल होता है कि कोरोना की जो थर्ड वेव
जिसके बारे में लगातार ये कहा जा रहा है कि वो आ सकती है, और कुछ साउथ के स्टेट्स में नंबर ऑफ़ केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो हमें अपनी प्रिपरेशन को पहले से ही मजबूती से रखना है। वहीं आज से उत्तराखंड में 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खुल गए हैं। छात्र छात्राओं को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही स्कूलों में प्रवेश दिया गया। वहीं कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर ही बैठने की व्यवस्था की गई। ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी छात्र छात्राएं मास्क पहनकर स्कूल में प्रवेश करें। इसी के साथ शिक्षा सचिव ने निर्देश दिए थे कि बोर्डिंग और डे बोर्डिंग स्कूलों में आवासीय परिसर में निवास करने वाले छात्र छात्राओं और स्कूल स्टाफ को अधिकतम 48 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट दिखानी जरूरी होगी। इसके बाद ही उन्हें स्कूल में आने की अनुमति दी जा रही है। आपको बता दें कि स्कूल खोलने से पहले ही स्कूलों को सैनिटाइज किया गया है, साथ ही पूरे स्कूल में साफ सफाई की गई। बच्चों और शिक्षकों के स्कूल पहुंचने पर उनकी थर्मल स्कैनिंग की गई। क्लासरूम में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते लॉकडाउन होने से स्कूलों को बंद कर दिया गया, जिसके बाद सोमवार को कई महीनों के बाद स्कूल खुलने से छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी और उत्साह नजर आया। तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देहरादून, चमोली, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग की तस्वीरें, जहां पर एक बार फिर से स्कूलों को खोल दिया गया है। स्कूल एक बार फिर से छात्र छात्राओं से गुलजार होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां पर किया जा रहा है और कोरोना की जो तमाम गाइडलाइंस हैं उनका भी पालन करवाते हुए यहां पर शिक्षकगण नजर आ रहे हैं। आज से स्कूलों को खोल दिया गया है और सरकार ने पहले चरण में कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों को बुलाया है। हम क्लास का जायजा लेते हैं कि किस तरह की स्थिति है। सरकार ने जो SOP जारी किया है उस SOP के तहत यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं, उनके बीच में प्रॉपर दूरी बनाई गई है। स्कूल प्रबंधन ने सैनिटाइजेशन की पहले से व्यवस्था की थी। इसके साथ ही तमाम जो गाइडलाइंस हैं कोरोना के उसका पालन किया जा रहा है और छात्रों के अंदर जो रुचि देखने को मिल रही है वो अभी उतनी नहीं है, क्योंकि पहला दिन है, कम बच्चे आए हैं। हमारे साथ शिक्षक मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। पहला दिन है, आज उतने बच्चे नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, अभी पहला दिन है। छात्रों को विधिवत सूचना दे दी गई थी, SOP के बारे में प्रॉपर बता दिया गया था। 3 दिन के अंदर जो है वो अपने अभिभावकों का सहमति पत्र लेके आएंगे। लेकिन अभी पहला दिन है, थोड़ी छात्र संख्या कम है। उम्मीद है आगे जो है छात्र संख्या अवश्य बढ़ेगी। चूँकि पहला दिन है और सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया उसी के तहत बच्चों को बुलाया गया है। अब आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी कि स्कूल प्रबंधन अपने बच्चों को बुलाने में कितना सक्षम साबित होता है, कितनी तेज़ी के साथ तो अपने बातों को वहाँ उनके अभिभावकों को, अपने परिजनों को बता सकते हैं, ताकि बच्चे यहाँ पर आएँ और 1.5 साल के बाद जो पढ़ाई रुक गई थी वो फिर से अब शुरू हो रही है। कैमरामैन राहुल के साथ अजय पांडे, जनतन टीवी, देहरादून।